हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th के लिए साइंस चैप्टर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पिछली क्लास में हम ये जान चुके हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, उसके बारे में हम काफी डिटेल बात कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम समझेंगे केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। व्हाट इज केमिकल इक्वेशंस। देखिए, केमिकल इक्वेशंस क्या है। जब भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल या फार्मूले की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शन में यूज होने वाले जितने भी सब्सटेंस हैं, उन सभी सब्सटेंस को अगर हम सिंबल और फार्मूले की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो केमिकल इक्वेशंस कहलाता है। जैसे सपोज करिए मैंने कहा कि हाइड्रोजन और वाटर के कॉम्बिनेशन से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर फॉर्म होता है। तो एक तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन दैट इज HYDROGN वर्ड फॉर्म में, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ठीक है, तो ये क्या है, ये वर्ड इक्वेशन है, ये केमिकल इक्वेशन नहीं है। केमिकल इक्वेशन के लिए हमें क्या करना होगा कि हाइड्रोजन को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, H से। तो हाइड्रोजन को लिखते हैं H प्लस ऑक्सीजन को लिखते हैं O से रिप्रेजेंट किया, वाटर H2O। तो जब भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने भी सब्सटेंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो रिएक्टेंट साइड के हो या फिर प्रोडक्ट साइड के हो, जो भी सब्सटेंस किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है, उन सभी को अगर हम सिंबल और फॉर्मूले की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं तो वही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं केमिकल इक्वेशन की। द मेथड of representing a chemical reaction with the help of symbols and formula of the substances involved in it is known as chemical equations. ठीक है, the method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formula of the substances involved in it is known as chemical equation. एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए कि कोई केमिकल रिएक्शन हमारे पास है, मान लीजिए हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं जिंक और इसको रिएक्ट कराते हैं H2SO4 के साथ। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं, तो ये क्या होता है, ये कन्वर्ट होकर के हमको मिलता है जिंक सल्फेट, राइट, जिंक सल्फेट, और यहां से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब ये जो हमने लिखा, ये जो केमिकल रिएक्शन हमने देखा, उसको हमने यहां पे रिप्रेजेंट किया है। तो ये क्या है, ये वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में है। इसको हम क्या कहेंगे, ये वर्ड इक्वेशन है। यहां पे हमने वर्ड्स का यूज किया है। ठीक है, और ये एग्जांपल है आपका जो हमने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी केमिकल रिएक्शन की। तो यहां से हमें केमिकल रिएक्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रही है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जो है वो गैस है, इवॉल्व हो रही है। इस रिएक्शन के रिजल्ट में हमें क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक्स है इवोल्यूशन ऑफ गैस का। ये इवोल्यूशन ऑफ गैस का भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ये किस फॉर्म में था, वर्ड इक्वेशन फॉर्म में। अब हम क्या करते हैं, इन सभी को सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जिंक को हम क्या लिखते हैं, Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो गया, H2SO4 gives जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस दैट इज H2। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमारा केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि हमने इसमें क्या किया, एक केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूले की हेल्प से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये क्या बन गया, ये हमारा केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, ये एग्जांपल है केमिकल इक्वेशन के लिए। अब जो केमिकल इक्वेशन है, ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। केमिकल इक्वेशन में भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक में भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? अगर हमारे पास कोई केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की साइड के जितने भी एलिमेंट हैं, अगर उन सभी एलिमेंट में यूज हुए एटम्स का नंबर सेम है तो वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखिए, यहां पे हमारे पास रिएक्टेंट के साइड में कौन कौन से एलिमेंट यूज हुए? यहां पे रिएक्टेंट के साइड में Zn है ना, रिएक्टेंट के साइड में Zn है, याद है ना आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट क्या होते हैं? पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं। जो रिएक्टेंट्स हैं, जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, जो लेफ्ट साइड जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंस होते हैं वो रिएक्टेंट कहलाते हैं, और उस रिएक्शन के रिजल्ट में जो हमें मिलते हैं वो प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो रिएक्टेंट के साइड में देखिए हमारे पास जो एलिमेंट है, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, ठीक है, ये सभी यूज हुए। अब एक यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पर जो नंबर ऑफ एटम है जिंक के वो कितने हैं? रिएक्टेंट के साइड में 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट के साइड? 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। नाउ लुक एट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में जो जिंक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ जिंक 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन जस्ट अ मिनट, जिंक 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2। अब आप कंपेयर करिए, हम ये देख पा रहे हैं कि सभी एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की साइड पे क्या है? सेम है। तो हम कह सकते हैं ये जो एग्जांपल है केमिकल इक्वेशन का, ये कैसा केमिकल इक्वेशन है? ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं इफ द नंबर ऑफ एटम्स किस साइड में? इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एवरी एलिमेंट in reactants and products are same, then the chemical equation are called balanced chemical equation. हर एक एलिमेंट का, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसके नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही साइड में डिफर हो। सभी के नंबर्स ऑफ एटम सेम होने चाहिए, तभी हम उसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। वहीं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कहलाएगा? अगर जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन का कोई एक भी एलिमेंट अगर ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के डिफर हैं, तो वो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। अब हम डिफाइन कर लेते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं? A balanced chemical equation has equal number of atoms of each element. A balanced chemical equation has equal number of atoms of each element. जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम है वो सेम होने चाहिए ऑफ ईच एलिमेंट किस साइड? ऑन रिएक्टेंट, on the side of reactant and product. Okay, a balanced chemical equation has equal number of atom of each element on the side of reactant and product. Now इसका एक एग्जांपल डिफाइन कर लेते हैं। एक एग्जांपल तो आप वही यूज कर सकते हैं जो पीछे हमने लिखा था, है ना। अभी जिंक का वाला जो एग्जांपल लिखा था, जिंक को अगर हम रिएक्ट कराते हैं H2SO4 के साथ, then it gives us zinc sulfate and evolution of hydrogen gas, right? या फिर इसके अलावा एक और कल की वीडियो में हमने एग्जांपल पढ़ा था, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन मिलता है। कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हम क्या कहते हैं? क्विक राइट। ये तो वाटर है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं? स्लेक्ट लाइम, राइट। क्विक लाइम एंड स्लेक्ट लाइम, आपको कॉमन नेम भी साथ के साथ याद होने चाहिए। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है? जो नंबर ऑफ एटम होते हैं, जैसे बैलेंस के लिए क्या जरूरी था? बैलेंस केमिकल इक्वेशन होने के लिए जरूरी था कि हर एक एलिमेंट में जो नंबर ऑफ एटम है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड सेम होने चाहिए। पर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए सभी
के अलावा हमें ये ध्यान रखना होगा कि इसमें अगर किसी केमिकल इक्वेशन में कोई एक भी ऐसा एलिमेंट है जिसके नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से डिफर है, रिएक्टेंट में कुछ अलग, प्रोडक्ट में कुछ अलग, तो वो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। जबकि बैलेंस के लिए सभी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए। अनबैलेंस के लिए एक भी गड़बड़ हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। सो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, एन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज unequal number of atoms of one or more। एक एलिमेंट हो या एक से ज्यादा, अगर एक भी एलिमेंट है जिसमें जो नंबर ऑफ एटम्स है वो अनइक्वल हो गए, किस साइड में? ऑन द साइड ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कोई एक भी ऐसा एलिमेंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जिसमें नंबर ऑफ एटम डिफर है, तो वो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है उसको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं, स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए, हाइड्रोजन गैस हमने लिया, ऑक्सीजन गैस लिया, और इसके कॉम्बिनेशन से हमको क्या मिलता है? वाटर मिलता है, राइट। अब यहाँ पे देखिए, रिएक्टेंट साइड में हमारे पास दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्रोडक्ट के साइड में भी हमारे पास दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन के यहाँ कितने हैं? 2, एंड नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन एट दिस ऑन द साइड ऑफ प्रोडक्ट इज ऑल्सो 2। तो हाइड्रोजन के तो दोनों नंबर ऑफ एटम सेम है, बट ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 एटम है और यहाँ ऑक्सीजन के 1 एटम है। तो ये क्या है? ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड है। जनरली हम हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं, मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि तुक्का लगाना है, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड, उसमें भी कुछ ट्रिक्स का हम यूज करेंगे, वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। इसके अलावा हम केमिस्ट्री में जब मैथ को एंटर कराएंगे तो फिर हम बड़े बड़े केमिकल इक्वेशंस को भी, जिनको हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल लगता है, उसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम कोशिश करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड की, क्योंकि ये जल्दी होता है, ठीक है ना। जैसे इसी को अगर मान लीजिए इस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है, तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या होगी? यहाँ पे दिक्कत किसकी वजह से? ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम है और यहाँ ऑक्सीजन का कितना एटम है? 1 एटम है। तो मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम चाहिए, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे 2 कर लेते हैं। ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए, यहाँ भी ऑक्सीजन के 2, ये तो दोनों बैलेंस हो गए। लेकिन अब हाइड्रोजन देखिए, 2 into 2 4। हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए? 4, और यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। तो अगर यहाँ पे हम 2 कर दें, नाउ दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने जिस मेथड का यूज किया वो हिट एंड ट्रायल मेथड है। तो आइए कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं अनबैलेंस यानी स्केलेटल इक्वेशन के, और उनको बैलेंस करना सीखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, H2 plus Cl2 gives HCl। ये देखिए, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या अनबैलेंस? हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 1। एक भी अगर एलिमेंट मिल गया जिसमें नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में अलग अलग हैं, तो वो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। अब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड। अब यहाँ पे देखिए, इस केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब क्लोरीन कितना यहाँ पे? 2 है, और यहाँ पर भी तो क्लोरीन 2 हो गया, यानी ये इक्वेशन क्या है? बैलेंस हो चुका। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं और इसमें हम सोडियम और वाटर को रिएक्ट कराते हैं। सोडियम और वाटर के रिएक्शन से हमको मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होता है, राइट। अब चेक कीजिए, ये बैलेंस है या अनबैलेंस? सोडियम सेम है, एक एटम है। हाइड्रोजन के 2 एटम, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2, राइट। ऐसा नहीं, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 यहाँ पे हैं और एक यहाँ पे। तो प्रोडक्ट के साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम है? 3, और रिएक्टेंट के साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। दैट इज इट इज अ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हम इसे क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। सबसे पहले क्या यूज करेंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड। अब देखिए, इसके पहले जब हम ले रहे थे तो हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन था वो बहुत ही छोटा था, 2 टर्म के थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा पहले के दोनों एग्जाम्पल से थोड़ा सा बड़ा है। अब हम यहाँ पे एक बात का ध्यान रखेंगे, जो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे उसमें सबसे पहले हम उस कंपाउंड को बैलेंस करेंगे जहां पर एलिमेंट ज्यादा है, यानी नंबर ऑफ एटम जिसमें ज्यादा हो। यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ एटम ज्यादा किसमें है? किसमें?
यहाँ सोडियम का 1 है, यहाँ पे वाटर H2O 2 एटम हाइड्रोजन का और 1 एटम ऑक्सीजन का 3, वैसे यहाँ पर भी 3। तो पहले हम क्या करते हैं, इन्हीं को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम इन दोनों में से किसी एक को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे देखिए सोडियम का 1, ऑक्सीजन का 1 और हाइड्रोजन का 1, कुल मिलाकर यहाँ पे भी 3 एटम है, यहाँ पे भी 3 एटम है, तो दोनों में से किसी एक को आप पहले बैलेंस कर सकते हैं। अब सोडियम तो यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस है, तो इसको परेशान करने की जरूरत है नहीं। प्रॉब्लम हमको कहां से थी, हाइड्रोजन से, तो हम वहां से चेंजेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3। तो देखिए अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन 3 तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि 2 में हम किसी से भी जो भी नंबर यहाँ पे लिखेंगे उसमें उसका प्रोडक्ट होता है। तो 2 में 1 का प्रोडक्ट करेंगे तो 2 होगा, 2 का प्रोडक्ट करेंगे तो 4 होगा, 3 का प्रोडक्ट करेंगे 6 होगा, यानी 3 तो होने से रहा, 3 तो होगा नहीं। अगर हम यहाँ पे 2 करते हैं, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो चेक कीजिए कितने हो गए, 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3, राइट। अब अगर यहाँ पर हम हाइड्रोजन को 2 करें तो बैलेंस हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं बढ़ा सकते, यहाँ बढ़ाएंगे तो फिर वही ऑड नंबर वाला सीक्वेंस मिलेगा। अगर यहाँ 2 करते हैं तो 4 और 1 5 हो जाएगा, तो इसको नहीं करते, यहाँ पे चेंज करते हैं, यहाँ पे 2 इंक्रीज करते हैं। 2 हमने बढ़ाया तो हाइड्रोजन के 2 एटम यहाँ पे हो गए और 2 ये मिलकर के प्रोडक्ट के साइड में हाइड्रोजन के 4 एटम, इधर में हाइड्रोजन के 4 एटम। हाइड्रोजन तो बैलेंस हुआ, लेकिन इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमने सोडियम को गड़बड़ कर दिया, है ना। तो अब हम सोडियम को देख लेते हैं। सोडियम यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ पर 2 लगा सकते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, सोडियम बैलेंस हो गया ना। चेक करते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने एटम है, 2, इस साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2। तो ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। कोई प्रॉब्लम है इसमें, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं। सोडियम नाइट्रोजन गैस है, मॉलिक्यूलर स्टेट में रहेगा N2, सोडियम और हाइड्रोजन ये मिलकर के क्या बनाते हैं, अमोनिया। ठीक है, ओके, चेक कीजिए क्या ये बैलेंस है। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन का 3 एटम और नाइट्रोजन का 1 एटम। तो ये देखा है कि बैलेंस नहीं है। तो मैंने क्या कहा, हिट एंड ट्रायल मेथड से यूज करने के लिए आप सबसे पहले उस कंपाउंड को लेंगे जिसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा हो। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के और 1 नाइट्रोजन का, दैट इज 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है, तो इसी को पहले बैलेंस करते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है और यहाँ नाइट्रोजन 2 है, तो नाइट्रोजन को अगर हम बैलेंस कर लिए, 2 नाइट्रोजन बैलेंस हो गए, बट हाइड्रोजन जो है वो अनबैलेंस्ड हो गया, 2 3 6 हो गए, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, 2। तो बहुत ही ईजी है, इसको हम 3, राइट। ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। ऐसे ही अगर हम एक और एग्जांपल लें, पोटेशियम को अगर हम रिएक्ट कराएं, पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको मिलता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। अब देखिए यहाँ पर पोटेशियम 1 है, इधर भी पोटेशियम 1 है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों साइड सेम, हाइड्रोजन 2 और इधर हाइड्रोजन 1, यानी ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। सॉरी, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 1 और 2, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन 3 और इधर हाइड्रोजन 2, यानी कि एक ऐसा केमिकल इक्वेशन है, ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा वो कंपाउंड है जिसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, दोनों में सेम ही है, तो पहले इन्हीं दोनों में से किसी एक को भी हम बैलेंस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो पोटेशियम के है वो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, सेम है। नेक्स्ट हम अगर आए तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 1 है, इस साइड में ऑक्सीजन 1 है, बैलेंस है। प्रॉब्लम किससे हो रही है, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन 2 + 1 दैट इज 3 एंड हियर इज हाइड्रोजन 2 ओनली। सो यहाँ पे अगर हम 2 करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3। यहाँ पे अगर हम 2 कर दें तो हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हुआ, बट यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अब पोटेशियम को चेक कीजिए, पोटेशियम 2 और यहाँ पे पोटेशियम 1, तो इसको तो हम कर ही सकते हैं, 2 चेक कीजिए, अब बैलेंस है ना, पोटेशियम 2, यहाँ पे 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 + 2 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2। नाउ इट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके आप छोटे छोटे जो केमिकल इक्वेशन है उनको बड़ी आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। इसमें आप एक बात का और ध्यान रखेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते टाइम आप कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा जिसमें कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा हो, पहले कोशिश कीजिए उसको बैलेंस कर ले। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि आप पहले मेटल को कर लीजिए, फिर नॉन मेटल को कर लीजिए, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। ठीक है, पहले मेटल को बैलेंस कर लीजिए, फिर नॉन मेटल को कर लीजिए, उसके बाद ऑक्सीजन को और देन हाइड्रोजन को। आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके यूज कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं कि अगर हम रेस्पिरेशन का एग्जांपल लें, होता है क्या उसमें, जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, ग्लूकोज ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके हमको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एनर्जी
प्रोड्यूस करता है ना। अच्छा, आप लोगों को मैंने बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ हीट ट्रांसफर केमिकल इक्वेशन आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। सो इफ आई आस्क यू, ये जो केमिकल इक्वेशन है ये किस टाइप का केमिकल इक्वेशन है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? तो आप इसे बता सकते हैं ना कि ये एक्सोथर्मिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक एग्जिट एनर्जी क्या हो रही है, एग्जिट कर रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, रिजल्ट में हमको एनर्जी मिल रहा है। तो ये कैसा एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है, अब चेक कीजिए कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या अनबैलेंस। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो कार्बन के 6 एटम्स रिएक्टेंट साइड में है और कार्बन का 1 एटम प्रोडक्ट के साइड में है। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब अगर इसे हिट एंड ट्रायल मेथड से आप करना चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड से करने के लिए मैंने बताया कि सबसे पहले जिसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा होंगे उसको बैलेंस करेंगे। तो आप यहां से देख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है, तो सबसे पहले इसी को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर कार्बन 6 है और इसमें कार्बन कितना है, 1। तो यहाँ पे अगर हम 6 कर दें तो कार्बन 6 हो गया, राइट। नाउ चेंज क्या हुआ, चेंज क्या हो गया, ऑक्सीजन। तो कार्बन में चेंजेस आने के बाद ऑक्सीजन कितना हो गया, 12। अब ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन, कोशिश करिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को एकदम लास्ट में बैलेंस करने की, ठीक है। कार्बन जब हमारा बैलेंस हो गया तो अब इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ और बचा नहीं है। तो ऑक्सीजन हो गया 6 × 2 दैट इज 12 यहाँ पर और 1 यहाँ पे। तो ऑक्सीजन टोटल कितने हुए, 13। इधर में ऑक्सीजन देखिए 6 and 2 8 and 1 9। कितने और ऑक्सीजन आपको चाहिए, देखिए ये वाला जो है ये दोनों कंप्लीटली बैलेंस है। प्रॉब्लम यहां से ये 6 2 12 है और यहाँ पे 6 और 2 8 है, राइट। तो हमको और कितने चाहिए, मुझे तो 12 चाहिए ना, यानी 4 और चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 2 कर दें तो देखिए ये क्या होगा, 4 ऑक्सीजन हो गए, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे 10 और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे 11। यहाँ पे 6 × 2 12, राइट, और यहाँ पे 1 13। तो यहाँ पर 6, यहाँ पे अगर हम 3 कर दें तो 6 3 × 2 6 12 और 1 13। नाउ द ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड, क्लियर। अब आते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन यहाँ पे 12 और यहाँ पे 2 दैट इज 14। यहाँ पे हाइड्रोजन चेक कीजिए कितने, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2 और हमें कितने चाहिए 14। तो अगर हम यहाँ पे 7 करते हैं, ठीक है, तो अब देखिए हाइड्रोजन इस साइड में कितना हो गया 14 और इधर हाइड्रोजन कितना है 12 यहाँ पे और 2 यहाँ पे 14। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। लेकिन जब हमने यहाँ पे 7 को इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पे ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड हो गया। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन हो गया 6 × 2 दैट इज 12 और यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 7। तो 12 और 7 19 ऑक्सीजन हो गए और यहाँ पे जो ऑक्सीजन हो गया 6 यहाँ पे 12 और यहाँ पे 1 13। प्रॉब्लम हुआ। अब हमें फिर से ऑक्सीजन में चेंजेस करने होंगे। तो ऑक्सीजन में चेंजेस करने के लिए अगर मैं यहाँ या यहाँ पे किसी भी तरह का चेंज करूंगा तो फिर और भी कई सारे एटम हैं जो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो हम जो भी चेंजेस करते हैं यहाँ पे करके देखते हैं, पॉसिबली यहाँ पे अगर करने पे सारा बैलेंस हो जाए तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो मुझे क्या करना है, जो ऑक्सीजन है 12 ऑक्सीजन यहाँ पे एंड 7 ऑक्सीजन यहाँ पे दैट इज 19 ऑक्सीजन इधर है। इस साइड पे हमारे पास 6 और 6 ऑक्सीजन यहाँ पे 6 ऑक्सीजन यहाँ पे 12 और 1 ऑक्सीजन वहां पे 13 ऑक्सीजन है। मुझे 6 ऑक्सीजन और चाहिए थे, तो 6 ऑक्सीजन और चाहिए, यानी यहाँ पे 6 थे। इसको अगर हम कोशिश करें कि ये 12 हो जाए तो काम हो सकता है। कैसे हो जाएगा, जब हम यहाँ 6 करते हैं। अब चेक करिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे चेंज किया तो कोई भी और एटम डिस्टर्ब नहीं हुआ है। अब यहाँ पे 6 + 12 18 और 1 19 ऑक्सीजन हो गए। अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो पूरा केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो गया। यहाँ पे क्या हुआ 6, यहाँ पे क्या हो गया 7। तो ये था हमारा हीट एंड ट्रायल मेथड। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में चेंज करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड, आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे मेथड की, जिससे कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को, ऑलमोस्ट सभी केमिकल इक्वेशन इस मेथड से आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें हम लोग यूज करेंगे मैथमेटिक्स का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको बेहतर समझ आ जाए। जैसे मान लीजिए हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को रिएक्ट कराते हैं। तो हमें पता है हाइड्रोजन और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, राइट। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 एटम अनबैलेंस है। हमें इसको बैलेंस करना है। तो एक तो आपने पढ़ा है हीट एंड ट्रायल मेथड, उससे तो आप कर सकते हैं। ये छोटा सा इक्वेशन है, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। लेकिन इसी इक्वेशन को पहले मैं बता रहा हूं क्योंकि छोटा इक्वेशन है, आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। देखिए, अगर हम मैथमेटिक का यूज करके इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे ये A B C, जितने भी टर्म होंगे उन सबके आगे A B C D E ऐसे लिख लेंगे, ठीक। अब देखिए अलग अलग एटम्स के लिए लिखते हैं। हमें मालूम है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही साइड में
हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम अगर हम यहाँ पे ए करते हैं, ऐसा समझिए, अगर हम यहाँ पे ए, ये है बी और यहाँ पे सी, तो हाइड्रोजन का कितना एटम हो गया 2a। तो हमें पता है कि अगर दोनों बैलेंस है तो इसको क्या होना चाहिए, ये 2a और इसको इक्वल होना चाहिए इधर हाइड्रोजन का कितना है c, राइट। ऐसे ही क्लोरीन के लिए देखिए, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2b, तो इधर भी इधर का क्लोरीन इसके इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे क्लोरीन कितना है c, तो 2b को इक्वल होना चाहिए किसके, c के। अब यहाँ पे जो हमारे पास नंबर है, अब हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं जो वेरिएबल a हमने लिया था, मान लेते हैं कि a क्या है 1 है, लेट a इज इक्वल 1। अब अगर a की वैल्यू हम 1 मानते हैं तो c की वैल्यू यहां से देखिए निकाल सकते हैं ना, यहाँ पे दिया हुआ है 2a इज इक्वल c, 2 into 1 इज इक्वल c, दैट इज c की वैल्यू निकल गई 2। अच्छा, a और c ये दो तो हमें मालूम चल गया, अब हमें क्या जानना है b, तो यहाँ पे देखिए 2b इज इक्वल c और c की वैल्यू क्या है 2, तो 2b इज इक्वल 2 या b इज इक्वल 1, b की वैल्यू भी मालूम हो गई। यानी इसका जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1, दैट इज H2 प्लस b, b की जगह पे हमें क्या मिला 1, दैट इज Cl2 गिव्स, अगला क्या है c और c की वैल्यू हमको क्या मिली 2, 2HCl। देखिए बैलेंस है, दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन इस साइड, दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन प्रोडक्ट में भी, राइट। देखिए ये आपको ऐसे देखने में लग सकता है कि इससे अच्छा तो पहले वाला ही था, बट मैंने पहले भी बताया कि जो आपको सिंपल केमिकल इक्वेशन दिखेंगे आप उन्हें हीट एंड ट्रायल मेथड से कर दीजिए, बट कभी कभी क्या होगा, थोड़े लेंथी केमिकल इक्वेशन होंगे, उनके लिए आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। पहले आप हीट एंड ट्रायल मेथड ट्राई कीजिए, अगर हीट एंड ट्रायल मेथड में आपको लगता है कि टाइम लग रहा है या नहीं हो पा रहा है तो आप इसे यूज कर दीजिए, राइट। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट गिव्स ओके। ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है और ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है ना, बेरियम बेरियम सेम है, क्लोरीन के 2 एटम है इधर और इधर क्लोरीन के 3 एटम्स है, तो ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसको हमें बैलेंस करना है। बेशक आप इसे हीट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी मैं दूसरा वाला मेथड बता रहा हूं, तो उसी को कैसे समझते हैं एक और एग्जांपल पे। सबसे पहले मैं क्या कंसीडर करना था, यहाँ ए, यहाँ पे बी, सी एंड डी, ओके। अब हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम को हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पे जो बेरियम है, ढेर सारे एलिमेंट हमारे पास, बेरियम है, क्लोरीन है ना, और एल्युमिनियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो देखिए ज्यादा है, तो इन्हें हीट एंड ट्रायल से यूज करेंगे आप तो मे भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेरियम यहाँ पे एक है, ये क्या हो गया ए, ये तो रिएक्टेंट का है, प्रोडक्ट के साइड में देखिए बेरियम क्या है सी, ए इज इक्वल सी। वैसे ही क्लोरीन, क्लोरीन कितना हो गया 2a, और इधर में क्लोरीन कितना है 3d इज इक्वल टू 3d। एल्युमिनियम यहाँ पे देखिए, एल्युमिनियम b है इज इक्वल, इधर में एल्युमिनियम कितना है d। सल्फर, यहाँ पे सल्फर थ्राइस है ना यहाँ पे सल्फर का, तो 3b इज इक्वल, इधर में सल्फर कितना है अकेला यानी c, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन 4th है पर थ्राइस था तो ये हो गया 12b, 12p इज इक्वल, इधर में ऑक्सीजन 4 यानी 4c। अब हमको क्या करना है पता ही आपको, लेट कर लेंगे, लेट a इज इक्वल 1। जैसे ही हम a की वैल्यू 1 सपोज किया हमने, c की वैल्यू हमको मालूम हो गई कितना 1, a और c दो निकल गया, 4 वेरिएबल थे हमारे पास a b c एंड d, जिसमें से 2 वेरिएबल्स मालूम हो गए, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। अब आगे देखते हैं, यहां पे देखिए 2a इज इक्वल 3d, तो a की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 2 इज इक्वल 3d, दैट इज d इज इक्वल क्या मिल गया हमको 2/3। कोई प्रॉब्लम है, ओके। अब हमें क्या चाहिए, a c d हो गया, अब हमें चाहिए b, यहां पे देखिए b इज इक्वल टू d, एल्युमिनियम का जो b था वो इक्वल था, इधर एल्युमिनियम कितना था अकेला, तो d, राइट, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, देखिए AlSO4 का था इसलिए 2 होता है ना, एल्युमिनियम 2 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो 2b इज इक्वल टू d, 2b इज इक्वल टू d होना चाहिए था, छूट गया था ये।
तो 2b इज इक्वल डी। अब यहां से देखिए d की वैल्यू क्या है 2/3, तो b इज इक्वल होगा ना d अपॉन में 2, या b इज इक्वल 2 अपॉन ये ऐसे देखिए 2/3 और अपॉन में 2, दैट इज b की वैल्यू आपको क्या मिली, b की वैल्यू 2/6 या सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/3। अब आपको मालूम है यहां से देखिए a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, d 2/3 और d आपको मिला 1/3। कभी भी जो कोफिशिएंट होगा इन सभी का वो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, इनका जो भी डिनोमिनेटर में जो भी रहेगा उसका एलसीएम से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके डिनोमिनेटर में 3, यहां भी 3, एलसीएम हो जाएगा 3, तो 3 का मल्टीप्लाई सब में करेंगे। अगर ये सभी होल नंबर के फॉर्मेट में मिल गए होते तो ये हमें नहीं करना होता। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको फ्रैक्शनल वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, यहाँ भी 3 से, यहाँ 3 से और यहाँ पे 3 से। तो दैट इज इक्वल टू 3, इट विल बी 3 एंड 3 3 कैंसिल होकर 2 एंड 3 3 कैंसिल 1। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी इन गिवन इक्वेशन। तो सबसे पहले ए की वैल्यू हम क्या मिली 3, नेक्स्ट बी की वैल्यू क्या मिली 1, जरूरत नहीं है लिखने की। सी की वैल्यू क्या मिली है 3, here is 3 and d की वैल्यू क्या मिली 2, that will be 2। now this is our balanced chemical equation। ये आपके लिए होमवर्क है, करके आप इसे देखें। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। आपको इन सभी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है, ठीक है। HNO3 प्लस आप इन सभी केमिकल इक्वेशन को दोनों ही तरीकों से कोशिश कीजिए बैलेंस करने का, दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड से, और जो दूसरा मैंने ट्रिक बताई उससे भी, ठीक है ना। दोनों से ही आप करके देखिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, देखिए किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है आपकी खुद की प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी ही आसानी से और उतनी ही जल्दी किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, राइट। तो इसमें आपकी खुद की जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो यहाँ पे मैं 4 केमिकल इक्वेशन आपके लिए मैंने लिख दिए हैं, आप इन चारों को बैलेंस कीजिए। और भी जो केमिकल इक्वेशन आपके एनसीईआरटी में दिए होंगे, एक्सरसाइज में भी आपको दिए हुए हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, आप उन इक्वेशंस को भी बैलेंस करिए। जितना ज्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आप इसमें उतनी ही ज्यादा खुद के अंदर इंप्रूवमेंट देखेंगे। तो फिलहाल आपको के पास ये 4 केमिकल इक्वेशन है जो अनबैलेंस्ड फॉर्म में है, आपको इन्हें बैलेंस करना है और बैलेंस फॉर्म में करके केमिकल इक्वेशन को आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, ओके। किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कमेंट कीजिए, कुछ भी ऐसी बात जो आपको नहीं समझ में आई हो। थैंक यू सो मच।